एंगेजमेंट पार्टी में मुझे सो फैमिली के लोगों द्वारा सबके सामने बेइज्जत किया जाता है और एक ऐसे आदमी से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है जिसके पास कोई काम तक नहीं होता, जिस पर वे लोग ताना मारते हुए कहते हैं अब तुम्हारी जिंदगी तो खत्म हो गई। वहीं आसपास मौजूद मेहमान भी मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, जिस पर मैं सिर्फ लिंग चेन को देखती हूँ जो सिर झुकाकर ऐसे खड़ा होता है जैसे किसी बच्चे ने कोई बड़ी गलती कर दी हो। फिर फादर सू उसकी तरफ उंगली दिखाकर गुस्से में चिल्लाता है, बेकार इंसान हमेशा बेकार ही रहता है, तुम्हारे पास तो गुस्सा होने का भी हक नहीं है। यह सुनकर मैं अपनी ड्रेस का किनारा कसकर पकड़ लेती हूँ और खुद को शांत दिखाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अपने ग्रैंडपा को बचाने के लिए ही मुझे इस आदमी से एंगेजमेंट करनी पड़ी थी। तभी अचानक हॉल का बड़ा दरवाजा खुल जाता है, जिसके बाद कई बॉडीगार्ड्स अंदर आते हैं और झुककर कहते हैं चेयरमैन। यह सुनते ही पूरा हॉल डरावनी खामोशी में डूब जाता है, जिस पर लिंग चेन धीरे धीरे अपना सिर उठाता है। उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक दिखाई देती है। फिर वह एक ब्लैक कार्ड निकालकर टेबल पर फेंक देता है और शांत आवाज में कहता है, सू फैमिली मुझ पर जो कर्जदार है आज उसे चुकाने का वक्त आ गया है। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह घरजमाई जैसा दिखने वाला आदमी पूरे बिजनेस एम्पायर का चेयरमैन निकलेगा, जिस पर मेरे माता पिता के चेहरों का रंग उड़ जाता है और वे वहीं पर लगभग गिर पड़ते हैं। इसके बाद लिंग चेन मेरे पास आता है और मेरे कपड़ों पर लगी धूल साफ करते हुए कहता है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। उसे इस तरह बदला हुआ देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन तभी वह मेरे कान के पास आकर धीरे से कहता है, यह सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, दिल मत लगाना जब तक कि तुम रिस्क लेने की हिम्मत न रखती हो। इसके बाद जब सारा हंगामा खत्म हो जाता है तब लिंग चेन मेरा हाथ पकड़कर होटल से बाहर ले जाता है, लेकिन मैं तुरंत उसका हाथ छुड़ाकर दूरी बना लेती हूँ, जिस पर मैं कहती हूँ, चेयरमैन लिंग, मैं कॉन्ट्रैक्ट की हर शर्त मानूंगी, लेकिन हमारा रिश्ता सिर्फ कोऑपरेशन का है, इसलिए जरूरत से ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर वह भौं उठाता है और हल्का सा मुस्कुराता है, फिर कहता है, कोऑपरेशन? इस समय तुम्हारे ग्रैंडपा के हॉस्पिटल बिल्स भी तो मैं ही भर रहा हूँ। अभी उसकी बात खत्म भी नहीं होती कि मेरा फोन बज उठता है। हॉस्पिटल से खबर आती है कि ग्रैंडपा को तुरंत सर्जरी की जरूरत है। यह सुनते ही लिंग चेन बिना समय गंवाए प्राइवेट हॉस्पिटल में फोन करता है और कहता है, 10 मिनट में मैं पहुंच रहा हूँ। पूरे रास्ते वह बेहद शांत और डिसीसिव बना रहता है, जिस पर कार में बैठी मैं उसके चेहरे को देखती रहती हूँ। पहली बार मुझे वह इतना भरोसेमंद लगता है। तभी लिंग चेन मेरी नजर पकड़ लेता है और मजाकिया अंदाज में कहता है, क्या हुआ सुवैन, दिल हार बैठी क्या? यह सुनकर मेरे गाल हल्के लाल हो जाते हैं और मैं तुरंत दूसरी तरफ देखने लगती हूँ, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही एक नई परेशानी सामने आ जाती है। अचानक एक महिला दौड़कर लिंग चेन के पास आती है और कहती है, ब्रदर चेन, मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रही हूँ। उसे देखकर मैं पूरी तरह चौंक जाती हूँ, जिस पर लिंग चेन भौहें सिकोड़ता है और लिन विवी को पीछे धकेलते हुए कहता है, तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? यह सुनकर लिन विवी की आंखें लाल हो जाती हैं। फिर वह शिकायत भरे अंदाज में कहती है, मैं आपकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हूँ, आपने एंगेजमेंट कर ली और मुझे बताया तक नहीं। इसके बाद वह मेरी तरफ देखकर कहती है, तो तुम वही कॉन्ट्रैक्ट वाइफ हो? मेरी सलाह है कि समझदारी दिखाओ और उनसे दूर हो जाओ। यह सुनकर मैं अपने हाथ कस लेती हूँ। मेरे अंदर गुस्सा उठता है और मैं वहां से जाने लगती हूँ, लेकिन तभी लिंग चेन मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पीछे कर लेता है। फिर वह ठंडी आवाज में कहता है, मेरी वाइफ के बारे में उंगली उठाने का हक तुम्हें किसने दिया? और वैसे भी हमारा रिश्ता 3 साल पहले ही खत्म हो चुका था। यह सुनते ही लिन विवी का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। उसके जाने के बाद लिंग चेन का लहजा थोड़ा नरम हो जाता है। फिर वह कहता है, ज्यादा मत सोचो, वह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। जिस पर मैं बिना उसकी तरफ देखे कहती हूँ, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ती हूँ मेरा दिल फिर से बेकाबू होने लगता है। वहीं लिंग चेन मेरी जाती हुई परछाई को देखकर मुस्कुराता है और तुरंत किसी को फोन करके कहता है, लिन विवी की हाल की सारी एक्टिविटीज की जांच करो। इसके बाद ग्रैंडपा की सर्जरी सफल हो जाती है, जिस पर मैं राहत की सांस लेती हूँ। लेकिन तभी सू फैमिली का फोन आता है और मुझे तुरंत वापस बुलाया जाता है। लिंग चेन को डर होता है कि कहीं मुझे फिर से नुकसान न उठाना पड़े, इसलिए वह खुद मेरे साथ चलता है। वहां पहुंचते ही सू फैमिली का रवैया पूरी तरह बदल चुका होता है। जो लोग पहले मुझे और लिंग चेन को अपमानित कर रहे थे वही अब मुस्कुराकर हमारा स्वागत करते हैं। असल में वे चाहते थे कि लिंग चेन सू फैमिली में इन्वेस्टमेंट करे, जिस पर लिंग चेन आराम से चाय की एक चुस्की लेता है और कहता है, जब तुम लोग मुझे अपमानित कर रहे थे तब आज का दिन याद क्यों नहीं आया? यह सुनकर फादर सू घबरा जाता है और तुरंत माफी मांगने लगता है। फिर वह कहता है, चेयरमैन लिंग, कृपया हम पर दया कीजिए और सू फैमिली को बचा लीजिए। उनकी हालत देखकर मेरा मन उलझन से भर जाता है। जिस पर लिंग चेन मेरी तरफ देखता है और फैसला मुझे सौंप देता है। मैं धीरे से कहती हूँ, ग्रैंडपा की खातिर इनकी एक बार मदद कर दीजिए, लेकिन मैं साथ ही एक शर्त भी रखती हूँ, सब कुछ रूल्स के हिसाब से होगा। जिस पर लिंग चेन तुरंत सहमत हो जाता है। वह उसी वक्त एग्रीमेंट साइन करता है और साफ कहता है कि सू कंपनी का डिसीजन पावर अब मेरे पास रहेगा। यह सुनकर फादर सू खुश नहीं होता, लेकिन मजबूरी में मान जाता है। उधर दरवाजे के बाहर खड़ी लिन विवी यह सब देख रही होती है। उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई देती है, जिसके बाद वह किसी मिस्ट्री पर्सन को फोन कर देती है। इसके बाद जैसे ही मैं कंपनी संभालती हूँ समस्याएं शुरू हो जाती हैं। मैं प्रोजेक्ट छिन जाता है, कई पार्टनर्स कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देते हैं, यहाँ तक कि कंपनी के लोग भी मेरी एबिलिटी पर सवाल
सवाल उठाने लगते हैं। कुछ लोग तो यह तक कहते हैं कि मैं सिर्फ लिंक चेन की वजह से यहाँ तक पहुंची हूँ, लेकिन मैं घबराती नहीं हूँ। जब मैं सब कुछ एनालाइज करती हूँ तब मुझे पता चलता है कि इसके पीछे लिन विवी का हाथ है। मैं अभी सॉल्यूशन ढूंढ ही रही होती हूँ कि तभी लिंक चेन मेरे पास आता है। उसके हाथ में एक फाइल होती है। फिर वह कहता है, लिन विवी ने तुम्हारा प्रोजेक्ट छीना है और यह रहे उसके कंपनी फंड्स का गलत इस्तेमाल करने के सबूत। यह सुनकर मैं हैरान रह जाती हूँ। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि वह चुपचाप मेरी मदद कर रहा है। जिस पर वह मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराता है और कहता है, मेरी वाइफ को कोई परेशान करे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हें खुद निकालना होगा। मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ। मैं तुरंत उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर पार्टनर्स से कांटेक्ट करती हूँ और लिन विवी की पूरी साजिश सबके सामने ला देती हूँ। यह देखकर पार्टनर्स बेहद गुस्सा हो जाते हैं और दोबारा सु फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। वहीं कंपनी के एम्प्लॉयज भी मेरी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। दूसरी तरफ जब लिन विवी को अपनी हार का पता चलता है तब वह गुस्से में वाइन ग्लास तोड़ देती है और चिल्लाती है, मैं तुम दोनों को कभी नहीं छोड़ूंगी। आखिरकार अपनी मेहनत और एबिलिटी के दम पर मैं कंपनी को स्टेबल कर देती हूँ, जिस पर सेलिब्रेशन पार्टी रखी जाती है। वहां मैं हर सिचुएशन को कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल करती हूँ। वहीं एक कोने में खड़ा लिंग चेन मुझे देखकर गर्व महसूस करता रहता है। लेकिन पार्टी आधी भी खत्म नहीं होती कि लिन विवी अचानक अंदर घुस आती है। वह एक फोटो उठाकर सबको दिखाती है और चिल्लाकर कहती है, सुसुआन सच्ची नहीं है, उसके दिल में कोई और है। फोटो में मैं और मेरा बचपन का दोस्त लूजे साथ खड़े दिखाई देते हैं। यह देखकर लोग फुसफुसाने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, लिंग चेन आगे बढ़ जाता है। वह फोटो हाथ में लेकर कहता है, मेरी वाइफ के अच्छे दोस्त हैं, इसमें क्या गलत है, लेकिन लिन मिस बार बार मेरी वाइफ को परेशान कर रही हैं। पहले इसका जवाब दीजिए। इसके बाद वह लिन विवी के झूठ और साजिशों के सारे सबूत सबके सामने रख देता है। पूरा हॉल हैरानी से भर जाता है, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड्स लिन विवी को बाहर ले जाते हैं। यह देखकर मैं धीरे से कहती हूँ, थैंक यू। जिस पर लिंग चेन मेरी तरफ देखता है और गंभीर आवाज में कहता है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसकी यह बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल जाती है। घर लौटते वक्त कार के अंदर माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है, जिस पर मैं खुद पहल करते हुए कहती हूँ, वह आदमी मेरा बचपन का दोस्त है, उसका नाम लूजे है। लिंग चेन शांत स्वर में जवाब देता है, मुझे पता है, वह अभी विदेश से लौटा है, उसका कैरेक्टर भी अच्छा है, बस उसे तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग्स हैं। यह सुनकर मेरे गाल फिर से लाल हो जाते हैं। कुछ समय बाद लूजे अचानक मुझसे मिलने के लिए बुलाता है। फिर वह मुझे एक फाइल देता है और कहता है, वान वान, इसमें सो फैमिली के साथ सालों पहले हुई साजिश के सबूत हैं। मैं यह सुनकर दंग रह जाती हूँ। फिर लूजे बताता है, उस समय सो फैमिली को बर्बाद करने वाला इंसान लिन विवी का पिता था और लिंग चेन का लिन फैमिली के साथ रिश्ता बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए तुम उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकती। यह सुनकर मेरा मन भारी हो जाता है। घर लौटते ही मेरी मुलाकात लिंग चेन से होती है। वह तुरंत मेरे चेहरे का बदला हुआ रंग नोटिस कर लेता है और पूछता है, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? मैं उसकी तरफ देखती हूँ, लेकिन समझ नहीं पाती कि सच बताऊं या नहीं। बहुत सोचने के बाद भी मैं सच्चाई नहीं बताती, बल्कि पहले खुद उन सबूतों की जांच करने का फैसला करती हूँ। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे पता चलता है कि लिन विवी का पिता तो कई साल पहले बीमारी से मर चुका था और यहीं आकर सारे सुराग अचानक खत्म हो जाते हैं। वहीं लिंग चेन मेरी बेचैनी महसूस कर लेता है, लेकिन वह मुझसे कोई सवाल नहीं करता। लेकिन लिंग चेन मुझसे कुछ भी नहीं पूछता। वह बस चुपचाप मेरी छोटी छोटी परेशानियों को संभालता रहता है, यहाँ तक कि कई बार खुद किचन में जाकर मेरे लिए खाना भी बनाता है, जिस पर जब भी मैं उसे इस तरह बिजी देखती हूँ मेरा मन और ज्यादा उलझने लगता है। लूजे की कही हुई बातें मेरे दिल में कांटे की तरह चुभती रहती हैं। फिर एक दिन कंपनी में डॉक्यूमेंट्स अरेंज करते वक्त मुझे अचानक एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, जिस पर लिन विवी के पिता के साइन होते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि उस कॉन्ट्रैक्ट पर लिंग ग्रुप की लाल मोहर भी लगी होती है। यह देखकर मैं पूरी तरह सन्न रह जाती हूँ। मेरे दिमाग में तुरंत एक सवाल आता है, क्या लिंग चेन पहले से ही सारी सच्चाई जानता था? तभी ऑफिस का दरवाजा खुलता है और लिंग चेन अंदर आता है। जैसे ही उसकी नजर मेरे हाथ में मौजूद कॉन्ट्रैक्ट पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग हल्का बदल जाता है। फिर वह धीरे से कहता है, वन वन, कुछ बातें ऐसी थीं जो मैं सही समय आने पर तुम्हें बताने वाला था, लेकिन लगता है तुमने खुद ही उन्हें ढूंढ लिया। इसके बाद वह मेरे सामने बैठ जाता है और धीरे धीरे सालों पुरानी पूरी सच्चाई बताने लगता है। वह कहता है कि उस समय लिन विवी के पिता सु फैमिली को निगलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सबके खिलाफ साजिश रची थी। वहीं लिंग चेन के पिता को असली प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उन्हें इस्तेमाल करके उस कॉन्ट्रैक्ट पर मुहर लगवाई गई थी। जिस पर लिंग चेन आगे बताता है, जब मुझे सच का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए मैं एक बेरोजगार इंसान बनकर तुम्हारे पास आया था। मेरा मकसद सो फैमिली का कर्ज चुकाना
और पूरे मामले की सच्चाई सामने लाना था। यह सुनकर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाती हूँ। अब जाकर मुझे समझ आता है कि उसने जो कुछ भी किया वह सब मेरे लिए था। जिस पर मेरी आंखें भर आती हैं और मैं कांपती आवाज में कहती हूँ, आई एम सॉरी, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। लिंग चेन धीरे से मेरे आंसू पोंछता है और नरम आवाज में कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ झेलने दी। जब सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं तब वह एक और डॉक्यूमेंट निकालता है। फिर वह उसे मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, यह लिंग ग्रुप के 10% शेयर्स हैं, अब ये तुम्हारे नाम होंगे। मैं उसे देखती हूँ और बिना कुछ कहे जोर से सिर हिला देती हूँ। उसी वक्त जब हम दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं तभी अचानक उसका फोन बज उठता है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज सुनाई देती है, लिंग चेन, क्या तुम्हें लगता है कि उस समय की सच्चाई इतनी ही आसान है? यह सुनते ही लिंग चेन का चेहरा गंभीर हो जाता है, जिस पर मैं तुरंत पूछती हूँ, क्या हुआ, किसका फोन था? लेकिन वह सिर हिलाकर कहता है, एक पुराना जानकार था, लगता है उस समय की घटनाओं के पीछे कोई और भी था। इसके बाद आने वाले दिनों में लिंग चेन एक तरफ चुपचाप इन्वेस्टिगेशन करता रहता है और दूसरी तरफ मेरी सिक्योरिटी पहले से भी ज्यादा मजबूत कर देता है। वहीं मैं भी खाली नहीं बैठती। मैं अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके उसके लिए क्लूज इकट्ठा करने लगती हूँ, जिस पर हम दोनों साथ मिलकर लड़ते रहते हैं और धीरे धीरे हमारा रिश्ता पहले से ज्यादा गहरा होने लगता है। फिर एक दिन लूजे मेरे पास आता है और कुछ नए एविडेंस देता है। वह कहता है, मैंने सब पता कर लिया है, इस पूरी साजिश के पीछे लिंग चेन का अंकल लिन झेनहाई है। मैं ये सुनकर दंग रह जाती हूँ। लूजे आगे बताता है, पावर हासिल करने के लिए उसने लिन विवी के पिता का इस्तेमाल किया था। उसी ने सू फैमिली को फंसाया और लिंग चेन के पिता की ताकत कमजोर करने की कोशिश की। यह सुनते ही मैं तुरंत सारे एविडेंस लेकर लिंग चेन के पास पहुंच जाती हूँ। वह फाइल खोलकर देखता है और उसकी आंखों में खतरनाक ठंडक दिखाई देने लगती है। फिर वह धीरे से कहता है, लिन झेनहाई, तुम्हारा यह हिसाब मैं जरूर चुकाऊंगा। हालांकि एविडेंस मिलने के बाद भी लिंग चेन जल्दबाजी नहीं करता। उसे पता होता है कि लिन झेनहाई बहुत ताकतवर है, अगर बिना प्लान के हमला किया गया तो वह सतर्क हो जाएगा। जिस पर लिंग चेन फैसला करता है कि पहले दुश्मन को बाहर निकाला जाएगा, इसलिए वह फिलहाल शांत रहने का नाटक करता है। लेकिन दूसरी तरफ लिन झेनहाई का धैर्य खत्म होने लगता है। वह चुपके से मेन प्रोजेक्ट हथियाने की कोशिश करता है। इतना ही नहीं, वह कुछ लोगों को मेरे पीछे भी भेज देता है ताकि मुझे नुकसान पहुंचाकर लिंग चेन को धमका सके। लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि लिंग चेन पहले से ही पूरा जाल बिछा चुका है, जिस पर जो लोग मुझे परेशान करने आते हैं वे वहीं रंगे हाथों पकड़ लिए जाते हैं और सारा सच उगल देते हैं। यह सब सुनकर मैं गुस्से और डर से कांप उठती हूँ। तभी लिंग चेन मुझे अपनी बाहों में भर लेता है और मजबूती से कहता है, डरो मत, जब तक मैं हूं कोई भी तुम्हें छू तक नहीं सकता। उसकी बात सुनकर मुझे काफी सुकून मिलता है। उधर लिन झेनहाई को जब अपने आदमियों के पकड़े जाने की खबर मिलती है तब उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि लिंग चेन सब जान चुका है, जिस पर वह आखिरी और सबसे खतरनाक दांव खेलने का फैसला करता है। वह एक जानलेवा ट्रैप तैयार करता है और लिंग चेन को एक पुराने वेयर हाउस में बुलाता है। उसका दावा होता है कि उसके पास सालों पुराने सारे एविडेंस मौजूद हैं। लिंग चेन जानता होता है कि यह जाल है, लेकिन फिर भी वहां जाने का फैसला करता है। मैं भी उसके साथ जाने की जिद करती हूँ। काफी समझाने के बाद भी जब मैं नहीं मानती तब वह बॉडीगार्ड्स को पहले से तैयार रहने का आदेश देता है। फिर जैसे ही हम वेयर हाउस पहुंचते हैं, लिन झेनहाई अपने आदमियों के साथ सामने आ जाता है। वह गुस्से से चिल्लाता है, लिंग चेन, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। यह कहकर वह अटैक का आदेश दे देता है, जिस पर लिंग चेन मुझे पीछे करके सामने खड़ा हो जाता है। फिर अपनी तेज स्पीड और फाइटिंग स्किल्स से कुछ ही मिनटों में कई गुंडों को गिरा देता है। लेकिन उसी अफरा तफरी के बीच अचानक लिन विवी अंधेरे से निकलती है। उसके हाथ में एक चाकू होता है और वह सीधे मेरी तरफ दौड़ पड़ती है। सावधान, लिंग चेन जोर से चिल्लाता है। अगले ही पल वह मुझे धक्का देकर बचा लेता है, लेकिन चाकू उसके कंधे में गहराई तक घुस जाता है। तुरंत उसकी शर्ट खून से लाल हो जाती है। यह देखकर मेरा चेहरा सफेद पड़ जाता है। मैं दौड़कर उसे संभालती हूँ और घबराकर कहती हूँ, लिंग चेन, तुम्हें कुछ नहीं होगा, प्लीज मुझे मत डराओ। लेकिन दर्द में होने के बावजूद वह हल्की मुस्कान के साथ कहता है, चिंता मत करो, बस छोटी सी चोट है। इसी दौरान बाहर इंतजार कर रहे बॉडीगार्ड्स अंदर आ जाते हैं और लिन झेनहाई लिन विवी दोनों को पकड़ लेते हैं, जिस पर लिन झेनहाई पागलों की तरह चिल्लाता है, लिंग ग्रुप एक दिन मेरा होगा। लेकिन लिंग चेन उसे ठंडी नजरों से देखता है और कहता है, बुरे कर्मों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है, अब तुम्हारा फैसला कानून करेगा। इसके बाद हॉस्पिटल जाते समय मैं उसका हाथ कसकर पकड़े रहती हूँ। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि घाव काफी गहरा है और उसे आराम की जरूरत होगी, जिस पर मैं खुद उसकी देखभाल करने का फैसला करती हूँ। लिंग चेन मेरा चेहरा देखता है और धीरे से मेरा हाथ पकड़कर कहता है, वान थैंक यू। लेकिन तभी वार्ड के अंदर उसका फोन फिर बज उठता है। फोन उसके असिस्टेंट का होता है। वह घबराई हुई आवाज में बताता है, चेयरमैन,
लिन जेनहाई को डिटेंशन सेंटर में अचानक अटैक आया है, वह डीप कोमा में चला गया है। यह खबर सुनते ही मामला फिर से रहस्यमय हो जाता है। लिंग चेन को शक होता है कि कोई गवाहों को खत्म कर रहा है। वहीं मैं उसकी देखभाल करते हुए सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा देखने लगती हूँ और तभी मुझे पता चलता है कि लिन जेनहाई का एक रहस्यमयी ऑर्गेनाइजेशन से गहरा कनेक्शन था, जिस पर हम दोनों अंदाजा लगाते हैं कि शायद वह भी सिर्फ एक मोहरा था। फिर एक दिन लूजे हमसे मिलने आता है और एक चौंकाने वाली खबर देता है। वह बताता है उस ऑर्गेनाइजेशन का कोड नेम गोस्ट है और उसका कनेक्शन झाओ ग्रुप से है, जो लिंग ग्रुप का पुराना राइवल रहा है। यह सुनते ही लिंग चेन की आंखें गंभीर हो जाती हैं। फिर वह कहता है, लगता है यह मामला हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। उसी वक्त मुझे अचानक एक पुरानी बात याद आती है। मुझे एहसास होता है कि ग्रैंडपा की रहस्यमयी बीमारी का कनेक्शन भी शायद झाओ ग्रुप से था। मैं कांपते हाथों से सारे एविडेंस लेकर लिंग चेन के पास जाती हूँ और कहती हूँ, लिंग चेन, ग्रैंडपा की बीमारी के पीछे भी झाओ ग्रुप का हाथ था। इसके बाद मैं रोते हुए बताती हूँ कि उन्होंने सिर्फ सू फैमिली को नहीं बल्कि ग्रैंडपा को भी नुकसान पहुंचाया था। यह सुनते ही लिंग चेन मुझे तुरंत अपनी बाहों में भर लेता है। फिर वह दृढ़ आवाज में कहता है, वान वान, अब और मत रो, मैं हर सच सामने लाऊंगा। इसके बाद वह गंभीरता से वादा करता है कि ग्रैंडपा के साथ जो हुआ उसका बदला जरूर लिया जाएगा। जब उसकी चोट पूरी तरह ठीक हो जाती है तब वह तुरंत लिंग ग्रुप की बोर्ड मीटिंग बुलाता है और जो ग्रुप के खिलाफ फुल स्केल काउंटर अटैक शुरू कर देता है। उसकी शानदार बिजनेस स्ट्रेटेजी की वजह से जो ग्रुप का मार्केट शेयर तेजी से गिरने लगता है। कुछ ही समय में जो ग्रुप भारी क्राइसिस में फंस जाता है। फिर अचानक झो तियानलेई खुद लिंग चेन से कांटेक्ट करता है और कहता है, मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताना चाहता हूँ। जिस पर लिंग चेन मुझे साथ लेकर उससे मिलने पहुंचता है। मुलाकात के दौरान झो तियानले बिना किसी घुमाव के सीधा सच बताता है। वह कहता है, उस समय सू फैमिली को बर्बाद करने वाला और ग्रैंडपा सू को जहर देने वाला मैं नहीं था, वह मेरा छोटा भाई जो तियानहाओ था। यह सुनते ही मैं और लिंग चेन दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। फिर झाओ तियानले आगे बताता है, वह हमेशा झाओ ग्रुप पर कब्जा करना चाहता था और उसी के साथ वह लिंग ग्रुप और सू फैमिली दोनों को निगलना चाहता था। यह सुनकर हम दोनों को आखिरकार उस असली मास्टरमाइंड का नाम पता चल जाता है, जो इतने सालों से परछाइयों में छिपा हुआ था। इसके बाद झो तियानलेई गहरी सांस लेकर कहता है, लिन जेनहाई को कोमा में भेजने वाला भी झो तियानहाओ ही है। मुझे यह सब हाल ही में पता चला है और मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें यह सच पहले नहीं बता पाया। उसकी बात खत्म होते ही लिंग चेन उसे ठंडी नजरों से देखता है। फिर गंभीर आवाज में पूछता है, अगर ऐसा है तो तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? झो तियानलेई कड़वी मुस्कान के साथ कहता है, मैं सिर्फ अपनी गलती सुधारने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मैं फैमिली की सारी चीजें झो तियानहाओ के हाथों बर्बाद होते हुए भी नहीं देख सकता। यह कहकर वह लिंग चेन को एक फाइल सौंप देता है जिस पर झाओ तियानहाओ के सारे क्राइम्स और उसके काले कारनामों का पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है। लेकिन तभी अचानक दरवाजा जोर से खुलता है, जिस पर झाओ तियानहाओ अपने आदमियों के साथ अंदर घुस आता है। उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा दिखाई देता है। फिर वह झो तियानलेई की तरफ देखकर दहाड़ते हुए कहता है, झो तियानलेई, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? यह कहते ही वह अपने लोगों को अटैक का आदेश दे देता है। उसका इरादा साफ होता है, वह हम सभी को यहीं खत्म करके हमेशा के लिए सारे सबूत मिटा देना चाहता है। लेकिन लिंग चेन पहले से तैयार होता है, जिस पर उसके द्वारा पहले से तैनात किए गए बॉडीगार्ड्स तुरंत अंदर पहुंच जाते हैं और दोनों पक्षों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी अफरा तफरी के दौरान झो तियानहाओ मौका देखकर मुझे पकड़ लेता है और चाकू मेरी गर्दन पर रख देता है। फिर वह पागलों की तरह चिल्लाता है, लिंग चेन, तुरंत रुक जाओ, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। यह देखकर लिंग चेन तुरंत अपने सारे मूव्स रोक देता है। उसकी आंखों में ठंडा गुस्सा दिखाई देता है। फिर वह झो तियानहाओ को घूरते हुए कहता है, उसे छोड़ दो, तुम्हारी हर शर्त मान लूंगा। यह सुनकर मेरी आंखें लाल हो जाती हैं, जिस पर मैं जोर से चिल्लाती हूँ, लिंग चेन, मेरी चिंता मत करो, इसे खत्म कर दो। लेकिन झाओ तियानहाओ लगातार हंसता रहता है। फिर वह कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है, आज तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। तभी अचानक झो तियानलेई पीछे से अटैक कर देता है, जिस पर उसके वार से झो तियानहाओ के हाथ से चाकू छूट जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर लिंग चेन बिजली की तरह आगे बढ़ता है। वह मुझे तुरंत अपने पीछे कर लेता है और झो तियानहाओ को पूरी तरह काबू में कर लेता है। जब झो तियानहाओ पकड़ लिया जाता है तब भी वह पागलों की तरह हंसता रहता है। फिर वह चिल्लाकर कहता है, क्या तुम लोगों को लगता है कि सब खत्म हो गया? मेरे पास अभी भी आखिरी तुरुप का पत्ता बाकी है। यह कहते हुए वह लिंग चेन को घूरता रहता है और श्राप देता है कि हम सभी बर्बाद हो जाएंगे। इसके बाद झो तियानहाओ को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिस पर लिंग चेन और झो तियानलेई मिलकर उसके छोड़े हुए सारे हिडन प्लान्स की जांच शुरू कर देते हैं। जांच के दौरान पता चलता है कि उसने लिंग ग्रुप और झो ग्रुप दोनों में अपने जासूस बिठा रखे थे। उसका प्लान दोनों कंपनीज को अंदर से बर्बाद करना था। यह जानकर हम सब मिलकर उन सभी हिडन एजेंट्स को ढूंढ निकालते हैं और पूरे खतरे को जड़ से खत्म कर देते हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार हालात फिर से सामान्य होने लगते हैं। वहीं मैं भी अपनी क्षमता से कंपनी को हुए कई नुकसान कम कर देती हूँ, जिस पर कंपनी के सभी लोग मेरी एबिलिटी को स्वीकार करने लगते हैं। जब सब कुछ शांत हो जाता है तब लिंग चेन मुझे घर लेकर जाता है। फिर अचानक वह एक डायमंड रिंग निकालता है और एक घुटने पर बैठ जाता है। उसकी आंखों में सच्चा प्यार दिखाई देता है। फिर वह कहता है, वान वान,
कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से शुरू हुआ यह रिश्ता कब प्यार में बदल गया मुझे खुद पता नहीं चला। इसके बाद वह धीरे से आगे कहता है, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत दुख और तकलीफ झेलने दी, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अब से हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। फिर वह मेरी आंखों में देखकर पूछता है, वान वान क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं हाँ कहने ही वाली होती हूँ कि तभी अचानक मेरा फोन बज उठता है। फोन हॉस्पिटल से होता है। जैसे ही मैं कॉल उठाती हूँ, डॉक्टर घबराई हुई आवाज में कहते हैं, मिस सू, आपके ग्रैंडअपा की हालत अचानक बिगड़ गई है, स्थिति बहुत गंभीर है। यह सुनते ही हम दोनों तुरंत हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर डॉक्टर बताते हैं कि ग्रैंडअपा सू सच्चाई जानने के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी पुरानी बीमारी गंभीर हो गई है। डॉक्टर बताते हैं कि तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन इस ऑपरेशन में बहुत बड़ा रिस्क है। यह सुनते ही मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है, जिस पर लिंक चेन मुझे मजबूती से गले लगा लेता है। फिर वह कहता है, वान वान डरो मत, सब ठीक होगा। इसके बाद वह मुझे शांत करते हुए कहता है, मैंने दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स बुला लिए हैं, ग्रैंडअपा को कुछ नहीं होगा। सर्जरी पूरे 6 घंटे तक चलती रहती है। उस दौरान लिंक चेन एक पल के लिए भी मेरा साथ नहीं छोड़ता। वह लगातार मुझे हिम्मत देता रहता है, जिस पर मैं उसके कंधे पर सिर रख देती हूँ। मेरे दिल में सिर्फ एक ही एहसास होता है, जब तक लिंक चेन मेरे साथ है मुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। आखिरकार ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बताते हैं कि सर्जरी सफल रही। यह सुनते ही मैं रो पड़ती हूँ। वहीं लिंक चेन भी राहत की सांस लेता है। फिर वह मेरे आंसू पोंछते हुए मुस्कुराकर कहता है, देखा मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद जब ग्रैंडपा सू होश में आते हैं, तब वह लिंक चेन का हाथ पकड़ लेते हैं। फिर भावुक होकर कहते हैं, लिंक चेन, वैन वैन का ख्याल रखने और सु फैमिली का बदला लेने के लिए धन्यवाद। इसके बाद वह मेरा हाथ लिंक चेन के हाथ में रख देते हैं। फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब मैं निश्चिंत हूँ, वैन वैन को तुम्हारे हवाले करता हूँ। हम सभी खुशी से साथ बैठे होते हैं, लेकिन तभी लिंक चेन के असिस्टेंट का फोन आता है। उसकी आवाज बेहद घबराई हुई होती है। वह चिल्लाते हुए कहता है, चेयरमैन जाओ, तियानहाओ ने डिटेंशन सेंटर में सुसाइड कर लिया है। यह खबर सुनकर लिंक चेन हैरान रह जाता है। उसे अच्छी तरह पता होता है कि जो तियानहाओ मौत से बहुत डरता था। ऐसा इंसान खुदकुशी कभी नहीं कर सकता। जिस पर लिंक चेन तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा देता है और बहुत जल्दी एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। जो तियानहाओ ने सुसाइड नहीं किया था, उसे किसी ने मारकर सुसाइड जैसा दिखाया था। यह सुनकर मामला एक बार फिर रहस्यमय हो जाता है। आगे इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि हत्यारा लिंक ग्रुप का एक पुराना एम्प्लॉय है। उसका नाम अंकल झांग होता है। वह कभी लिंक चेन के पिता का असिस्टेंट हुआ करता था। यह जानकर लिंक चेन सीधे अंकल झांग के पास पहुंच जाता है। फिर वह उससे जवाब मांगता है, जिस पर अंकल झांग कड़वी मुस्कान के साथ कहता है, मैं भी मजबूर था। फिर वह सारी सच्चाई बताता है। उसके अनुसार लिंक चेन के पिता ने सालों पहले उसे लिंक चेन की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन झो तियानहाओ ने उसके परिवार को बंधक बना लिया था और उसी के दम पर उसे मजबूर किया गया। इसके बाद अंकल झांग एक और बड़ा राज खोलता है। वह बताता है कि झो तियानहाओ का एक और पार्टनर था और वह इंसान अभी भी छिपा हुआ है। सबसे डरावनी बात यह होती है कि वह व्यक्ति शायद हमारे बेहद करीब मौजूद है। यह सुनते ही लिंक चेन की आंखें गंभीर हो जाती हैं। उसे समझ आ जाता है कि असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। जिस पर मैं उसका हाथ पकड़ लेती हूँ और धीरे से कहती हूँ, लिंक चेन, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उस रात अचानक हमें महसूस होता है कि कोई हमारे घर में घुसा था। डाइनिंग टेबल पर एक चिट्ठी रखी होती है। मैं उसे उठाकर पढ़ती हूँ और उस पर लिखे शब्द देखकर मेरी रूह कांप उठती है। उस पर लिखा होता है, गेम अभी बस शुरू हुआ है। यह देखकर हम दोनों तुरंत सतर्क हो जाते हैं। स्पष्ट था कि छिपा हुआ दुश्मन अब खुलकर चाल चलना शुरू कर चुका था। जिस पर लिंक चेन पूरे मैंशन की सिक्योरिटी बढ़ा देता है। साथ ही वह सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर देता है। लेकिन आने वाले दिनों में लिंक ग्रुप के साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कंपनी का सेंसिटिव डेटा लीक होने लगता है। कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स अचानक रुक जाते हैं और कंपनी के शेयर्स तेजी से गिरने लगते हैं। हालांकि लिंक चेन घबराता नहीं है। वह एक तरफ कंपनी को स्टेबल रखता है और दूसरी तरफ लीक के सोर्स की तलाश करता रहता है। बहुत जल्दी एक सस्पेक्ट सामने आता है और वह इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरी पर्सनल असिस्टेंट श्याओ या निकलती है। जब हम उससे पूछताछ करते हैं तब वह वहीं रो पड़ती है। फिर वह सच्चाई कबूल कर लेती है। वह कहती है, मैं मजबूर थी, उन्होंने मेरे परिवार को बंधक बना रखा था। इसके बाद श्याओ यह बताती है कि झाओ तियानहाओ कंपनी की सारी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता था और साथ ही वह पुराने विश्वासघात का बदला भी लेना चाहता था। फिर वह एक और बड़ी जानकारी देती है। वह बताती है कि झो तियानहाओ ने एक फाइनल प्लान तैयार किया था जो 3 दिन बाद एग्जीक्यूट होने वाला है। हालांकि उस प्लान की पूरी डिटेल्स उसे भी नहीं पता होती। यह सुनकर लिंक चेन और मैं बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करते। हम श्याओ या को प्रोटेक्शन देते हैं और उससे को ऑपरेशन करवाते हैं। साथ ही हम पूरे जोर शोर से तैयारियां शुरू कर देते हैं। फिर श्याओ यह एक महत्वपूर्ण बात बताती है। वह कहती है, इस प्लान का कनेक्शन टेम्परेरी कोर लेबोरेटरी से है। वहां अरबों की कीमत वाली रिसर्च फाइल्स रखी हुई हैं। यह सुनते ही लिंक चेन तुरंत भारी सिक्योरिटी तैनात कर देता है। वह खुद भी वहां मौजूद रहने का फैसला करता है। वहीं मैं कंपनी के डेली ऑपरेशन संभालती हूँ और एम्प्लॉयज का कॉन्फिडेंस बनाए रखती हूँ, जिस पर हम दोनों एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते रहते हैं। धीरे धीरे 3 दिन गुजर जाते हैं। फिर तीसरी रात अचानक लैबोरेटरी का अलार्म बज
उठता है। कई मास्क्ड मैन अंदर घुस आते हैं। उनका मकसद रिसर्च रिजल्ट्स चुराना होता है, लेकिन लिंग चन पहले से तैयार होता है, जिस पर वह तुरंत बॉडीगार्ड्स को अटैक का आदेश देता है और फिर लेबोरेटरी के अंदर भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। मास्क्ड मैन की फाइटिंग स्किल्स बेहद खतरनाक होती हैं। साफ दिखाई देता है कि वे प्रोफेशनल किलर्स हैं। इसी दौरान लड़ाई के बीच एक मास्क्ड मैन की मास्क अचानक गिर जाती है और जैसे ही मैं और लिंग चेन उसका चेहरा देखते हैं, हम दोनों वहीं के वहीं सन्न रह जाते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह इंसान कोई और नहीं बल्कि हमारा ही एक पुराना जान पहचान वाला निकलेगा। वह मास्क पहने हुए शख्स आखिरकार लोत्रेच ही निकलता है। यह देखकर मैं पूरी तरह से हैरान रह जाती हूँ और यकीन न करते हुए उससे पूछती हूँ, ये तुम कैसे हो सकते हो? जिस पर लोत्रच तंज भरी मुस्कान के साथ कहता है, क्या तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ? मैं शुरू से ही तुम्हारे करीब सिर्फ इसलिए आया था ताकि इस रिसर्च प्रोजेक्ट की सारी अचीवमेंट छीन सकूं। इसके बाद वह एक फाइल उठाता है और गुस्से से कहता है, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। जिस पर लंगथान ठंडी नजरों से उसे देखते हुए पूछता है, तुम्हारे पिता कौन है? जिसके जवाब में लोत्शा दांत पीसते हुए कहता है, मेरे पिता लोमिन थे। सालों पहले तुम्हारे सीनियर्स ने उन्हें फंसाया था और आखिर में उन्हें बेइज्जती और दर्द के साथ मरना पड़ा था। यह सुनकर लंगथान को अचानक सारी बातें समझ आ जाती हैं। उसे एहसास होता है कि लोत्रच हमेशा से उनके आसपास छिपा हुआ था। वह मदद करने का नाटक करता है, लेकिन असल में उसका हर कदम बदला लेने के लिए था। फिर लोत्रच अपने आदमियों को लूटपाट जारी रखने का ऑर्डर देता है, जबकि वह खुद सीधा लांगथान की तरफ अटैक कर देता है, जिसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। लांगथान की स्पीड बेहद तेज होती है, लेकिन लोत्चा भी किसी से कम नहीं होता। दोनों लगातार एक दूसरे पर अटैक करते रहते हैं और लड़ाई इतनी बराबरी की होती है कि कोई भी दूसरे पर भारी नहीं पड़ता। यह सब देखकर मेरा दिल पूरी तरह उलझ जाता है। मुझे यकीन ही नहीं होता कि जिस दोस्त पर मैंने बचपन से भरोसा किया था, वही असल में दुश्मन बनकर हमारे बीच छिपा हुआ था। इसी बीच जब लोत्शा लगभग लांगथान को हराने ही वाला होता है, तभी तियाओना अचानक दौड़कर लांगथान के सामने आ जाती है, जिस पर लोत्शा का भारी पंच सीधे तियाओना को लग जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। टिएनहिया के मुंह से खून निकलने लगता है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती। वह लोत्रच की तरफ देखते हुए जोर से कहती है, लोत्रच, अब और गुमराह मत बनो। उस समय जो कुछ हुआ था उसमें इनके सीनियर्स की कोई गलती नहीं थी। इसके बाद वह और जोर से चिल्लाती है, त्रियुथियनहाओ ने जानबूझकर सच को तोड़ मरोड़ कर तुम्हारे सामने रखा था। तुम पूरी तरह उसके हाथों इस्तेमाल हुए हो। यह सुनकर लोत्शा एकदम से सन्न रह जाता है। वह अविश्वास भरी नजरों से तिएनहा को देखने लगता है और कहता है, तुम क्या कह रही हो? यह नहीं हो सकता। जिस पर लंगथान तुरंत मौका देखकर पलटवार करता है और लोत्शा को काबू में कर लेता है। फिर वह तियाओन्हा द्वारा दिए गए सबूत उसके सामने रख देता है। लंगथान ठंडी आवाज में कहता है, यही उस समय का असली सच है। तुम्हारे पिता को नौकरी से इसलिए निकाला गया था क्योंकि उन्होंने पब्लिक फंड में गड़बड़ी की थी। इसका हमारे सीनियर्स से कोई संबंध नहीं था। फिर वह आगे कहता है, त्रियुथियनहाओ ने सिर्फ तुम्हारी नफरत का फायदा उठाया और तुम्हें अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। यह सुनकर लोत्शा सबूतों को देखने लगता है और पूरी तरह टूट जाता है। वह दर्द में जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है और पछतावे से कहता है, मैं गलत था, मैं सच में गलत था। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स उसे अपने साथ ले जाते हैं। वहीं टियाओन्हा की हालत काफी गंभीर होती है, इसलिए उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हमें लगता है कि अब आखिरकार सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी अचानक लांगथान का फोन बज उठता है। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर दिखाई देता है। जैसे ही वह कॉल उठाता है, दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर लांगथान का चेहरा तुरंत बदल जाता है, क्योंकि फोन पर कोई और नहीं बल्कि लिन ट्रान है होता है। वह हंसते हुए कहता है, उम्मीद नहीं थी ना, मैं अभी भी जिंदा हूँ। जिस पर लंगथान की आंखें ठंडी पड़ जाती हैं। वह सख्त आवाज में कहता है, तुम अभी तक मरे नहीं? यह सुनकर लिन ट्रान है लगातार ठंडी हंसी हंसता है और कहता है, मैं तो अभी तुम्हारी बर्बादी देखने के लिए जिंदा हूँ। मैं अपनी आंखों से लंग ग्रुप को मिटते हुए देखना चाहता हूँ। इसके बाद वह कहता है, त्रियुथियनहाओ और लोत्रेच तो सिर्फ मोहरे थे, असली प्लान अब शुरू होता है। फिर वह खुलासा करता है, मैंने लांग ग्रुप के कोर सिस्टम में वायरस कोड डाल दिया है। 1 घंटे के अंदर वह एक्टिवेट होगा और कंपनी का सारा डेटा खत्म कर देगा। इसके बाद वह धमकी देते हुए कहता है, अगर इसे रोकना चाहते हो तो अकेले आउटस्कर्ट्स में मौजूद उस एबेंडेंट फैक्ट्री में आओ। अगर नहीं आए तो मैं अभी वायरस एक्टिवेट कर दूंगा। कॉल करते ही लांगथान का चेहरा बेहद गंभीर हो जाता है। वह समझ जाता है कि यह उनकी आखिरी लड़ाई होने वाली है। मैं उसका हाथ पकड़कर कहती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन लंगथान सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, ये बहुत खतरनाक है, तुम घर पर मेरा इंतजार करो। यह कहकर वह मेरे माथे पर किस करता है और जल्दी से फैक्ट्री की तरफ निकल जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि लिन ट्रान है पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन उसके बगल में खड़ा इंसान देखकर लंगथान की आंखें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि वह कोई और नहीं
बल्कि लिन वी होती है, जो बीमारी की वजह से काफी पहले मर चुकी मानी जाती थी। वह सजे हुए चेहरे के साथ ठंडी मुस्कान देती है और कहती है, कजिन, क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में रहूंगी? जिस पर लिन वी घमंड से कहती है, मैं और अंकल काफी पहले से साथ मिल चुके थे। लिन ट्रान है भी जोर से हंसता है और कहता है, लिन वी वह मोहरा है जिसे मैंने बहुत पहले से तैयार किया था। उसकी मौत भी सिर्फ एक ड्रामा था। इसी दौरान वायरस के काउंटडाउन में सिर्फ 40 मिनट बाकी रह जाते हैं। फिर लिंटन हाई एक बॉटल निकालता है और कहता है, यह वायरस का एंटीडोट है। लेकिन अगले ही पल वह बेरहमी से कहता है, इसे लेना है तो पहले मेरे गार्ड्स को हराना होगा। जिस पर उसके सभी आदमी तुरंत लंगथान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लंगथान अपना कोट उतारता है और उसकी आंखों में खतरनाक चमक दिखाई देने लगती है। फिर वह बिजली जैसी स्पीड से अटैक करता है और कुछ ही पलों में आधे से ज्यादा दुश्मनों को गिरा देता है। यह देखकर लिन पास पड़ी आयरन रॉड उठा लेती है और चुपके से लंगथान की पीठ पर वार करने दौड़ती है। लेकिन जैसे ही रॉड नीचे गिरने वाली होती है, मैं अचानक उसके सामने आ जाती हूँ। मैं रॉड को दोनों हाथों से पकड़ लेती हूँ और मजबूती से कहती हूँ, लंगथन, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल का सामना करूंगी। यह सुनकर लंगथान का दिल भर आता है। वह तुरंत मुझे अपने पीछे कर देता है और भी तेजी से लड़ते हुए सभी गुंडों को पूरी तरह काबू में कर लेता है। लेकिन हालात बिगड़ते देखकर लिन ट्रन हाय अचानक रिमोट दबा देता है, जिसके साथ ही फैक्ट्री का मेन गेट लॉक हो जाता है। अब वायरस के एक्टिवेट होने में सिर्फ 20 मिनट बाकी होते हैं। सारे एग्जिट और वेंटिलेशन सिस्टम भी तुरंत बंद हो जाते हैं। हवा में डिसइंफेक्टेंट की तेज गंध फैलने लगती है। जिस पर लिन ट्रन हाय पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, जब वायरस एक्टिवेट होगा और लंग ग्रुप बर्बाद होगा, तब तुम सब मेरे साथ यहीं मरोगे। मैं लंगथान का हाथ कसकर पकड़ती हूँ और बिना डरे कहती हूँ, लंगथान, हम जरूर बाहर निकलेंगे और वायरस को भी रोकेंगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जिस पर लंगथान सिर हिलाता है और आसपास का निरीक्षण करने लगता है। तभी उसे कोने में एक पुराना वेंटिलेशन पाइप दिखाई देता है। हालांकि उसका एंट्रेंस एक मोटी आयरन प्लेट से बंद होता है। वह मुझे पीछे हटने के लिए कहता है और खुद आयरन रॉड उठाकर पूरी ताकत से प्लेट पर वार करना शुरू कर देता है। उसकी बांह कट जाती है, खून बहने लगता है, लेकिन वह रुकता नहीं। यह देखकर मैं उसकी बांह से खून साफ करने आगे बढ़ती हूँ। उसी समय लिन वी उन्हें रोकने आगे आती है, लेकिन मैं उसे धक्का देकर कहती हूँ, होश में आओ। लिन ट्रन हाय सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, वह तुम्हें अपने साथ कभी नहीं ले जाएगा। यह सुनकर लिन वी वहीं खड़ी रह जाती है। उसके चेहरे पर पहली बार शक और डर दिखाई देने लगता है। आखिरकार लंगथन पूरी ताकत लगाकर आयरन प्लेट तोड़ देता है। फिर वह मेरी तरफ मुड़कर कहता है, तुम पहले बाहर जाओ। बाहर निकलते ही असिस्टेंट को कांटेक्ट करना और बैकअप सिस्टम एक्टिवेट करवा देना। लेकिन मैं साफ मना कर देती हूँ। तभी अचानक लिन ट्रन हाय मेरी तरफ दौड़ता है और मुझे वेंटिलेशन एंट्रेंस की तरफ जोर से धक्का दे देता है। मैं लड़खड़ाते हुए पाइप के मुंह पर जा फंसती हूँ। यह देखकर लंगथन तुरंत मेरे सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और लिन ट्रन हाय के साथ आमने सामने की फाइट शुरू कर देता है। लिन ट्रान है बेहद खतरनाक तरीके से अटैक करता है। उसका लगभग हर वार जान लेने के इरादे से होता है। वहीं पुरानी चोटों की वजह से लंगथन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। उसके कंधे का जख्म फिर से खुल जाता है और खून बहने लगता है। मैं एंट्रेंस पर खड़ी रोने लगती हूँ, लेकिन कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे पता होता है कि अगर मैं बीच में गई तो शायद और बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। इसी बीच लिनवी एक तरफ लड़ाई देखती है और दूसरी तरफ उस इमरजेंसी की को जो लिन ट्रान हाय ने उसे दी थी। तभी उसे अचानक एहसास होता है कि वह कोई एस्केप की नहीं, बल्कि वायरस एक्टिवेट करने वाला बैकअप स्विच है। यह समझते ही वह पूरी तरह होश में आ जाती है और दौड़कर लिन ट्रान है के हाथ से रिमोट छीन लेती है। फिर वह गुस्से से चिल्लाती है, लिन ट्रान है, तुमने मुझे धोखा दिया। यह सुनकर लिन ट्रन हाय आग बबूला हो जाता है और रिमोट वापस छीनने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन उसी पर लंगथान सही मौका देखकर जोरदार काउंटर अटैक करता है और एक पंच में लिन ट्रन हाय को जमीन पर गिरा देता है, जिस पर लिन वी तुरंत वह रिमोट लंगथान की तरफ फेंक देती है। जल्दी करो, वायरस को रोक दो, अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। यह सुनते ही लंगथान मजबूती से हाथ बढ़ाकर रिमोट पकड़ लेता है, जिसके बाद वह बिना एक पल गंवाए तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और सख्त आवाज में आदेश देता है, फौरन बैकअप सिस्टम एक्टिवेट करो। कॉल खत्म करने के बाद भी वह बिल्कुल देर नहीं करता। वह मेरी कमजोर हालत को देखकर मुझे सहारा देता है और जल्दी से वेंटिलेशन पाइप के रास्ते बाहर निकलने लगता है। लेकिन जैसे ही हम पाइप से बाहर निकलने वाले होते हैं, तभी पीछे से अचानक एक अजीब आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर हम पलटकर देखते हैं और पता चलता है कि लाम ट्रान है फिर से उठ खड़ा हुआ है। इसके बाद वह जमीन पर पड़ी एक शार्प नाइफ उठाता है और पूरी ताकत से लंगथान के टखने पर वार कर देता है। अगले ही पल एक तेज आवाज गूंजती है। नाइफ सीधा उसके टखने के आर पार चली जाती है। देखते ही देखते ताजा खून चारों तरफ फैलने लगता है और ठंडी जमीन
लाल हो जाती है। लेकिन इतनी भयानक चोट लगने के बावजूद लांगथान मुझे अपनी बाहों में मजबूती से बचाए रखता है, जिस पर वह पूरी ताकत लगाकर मुझे बाहर की तरफ धक्का देता है और कहता है, जल्दी जाओ, मेरी चिंता मत करो। लेकिन मैं उसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं होता। मैं वेंट के मुहाने पर ही बैठा रहता हूँ और लगातार रोते हुए चिल्लाता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, अगर जाना है तो हम दोनों साथ जाएंगे। यह सुनकर लामट्रान है एक खतरनाक मुस्कान देता है और धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगता है। उसके हाथ में अब भी खून से सना हुआ नाइफ होता है। वह हंसते हुए कहता है, आज यहाँ से कोई नहीं जाएगा, तुम सब यहीं मरोगे। लेकिन तभी सबसे खतरनाक पल में अचानक एक जोरदार धमाका सुनाई देता है। धड़ाम। वेयरहाउस का दरवाजा किसी के द्वारा जोर से तोड़ दिया जाता है, जिस पर हम देखते हैं कि श्याओ या कई सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ वहां पहुंच चुकी होती है। इसके बाद गार्ड्स तेजी से आगे बढ़ते हैं और कुछ ही सेकंड में लमत्रन हाय को जमीन पर दबोच लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ लमवी खुद अपने दोनों हाथ आगे कर देती है। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा होता है। वह रोते हुए कहती है, मैं गलत थी, मैं अपनी सजा स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। आखिरकार यह तूफान शांत होने लगता है। इसके बाद सभी लोग मिलकर लांगथान को सावधानी से एम्बुलेंस में ले जाते हैं। मैं पूरे रास्ते उसका हाथ कसकर पकड़े रहता हूँ। उसका पीला पड़ चुका चेहरा देखकर मेरी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं। लेकिन दर्द से कराहते हुए भी लांगथान अपना हाथ उठाता है और मेरे आंसू पोंछते हुए नरम आवाज में कहता है, उयन उयन, डरना मत, मैं ठीक हूँ। इसके बाद वह प्यार भरी नजरों से मुझे देखते हुए कहता है, एक वायरस हमें अलग नहीं कर सकता। आज के बाद हम कभी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। लेकिन तभी एम्बुलेंस के अंदर उसका फोन अचानक बज उठता है। यह असिस्टेंट का कॉल होता है, जिसकी घबराई हुई आवाज सुनाई देती है, चेयरमैन, बैकअप सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई है। वायरस पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, उसका कुछ हिस्सा अभी भी बचा हुआ है। यह सुनते ही गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद लांगथान खुद को संभाल कर बैठ जाता है। वह तुरंत फोन पकड़ता है और तानथंग को आदेश देता है, आखिरी इमरजेंसी प्लान एक्टिवेट करो। इसके बाद वह लगातार निर्देश देता है, सारा कोर डेटा ओवरसीज एन्क्रिप्टेड सर्वर पर ट्रांसफर कर दो, पूरी टेक्निकल टीम को ओवरटाइम पर लगा दो, मैं खुद रिमोट कमांड दूंगा। किसी भी हालत में वायरस का एक भी हिस्सा बचना नहीं चाहिए। कॉल खत्म करने के बाद वह मेरे ठंडे हाथों को अपने हाथों में ले लेता है। उसकी आंखों में हमेशा की तरह प्यार और भरोसा दिखाई देता है। वह मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहता है, घबराओ मत, यह सिर्फ एक छोटी सी गलती है। जब तक मैं यहाँ हूँ इन ग्रुप को कुछ नहीं होगा और हमें भी कुछ नहीं होगा। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर्स तुरंत उसका इलाज शुरू कर देते हैं। टखने और कंधे की चोटों का इमरजेंसी ट्रीटमेंट किया जाता है, जिस पर डॉक्टर बार बार चेतावनी देते हैं, अब आपको बेड रेस्ट करना होगा, किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है। उस दिन के बाद से मैं हर समय उसके पास ही रहता हूँ। मैं उसे दवा देता हूँ, पानी पिलाता हूँ और उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ता। वहीं लांगथान मेरी दिन ब दिन कमजोर होती हालत को देखकर परेशान होने लगता है। एक दिन वह मेरा हाथ पकड़ता है और गहरी नजरों से देखते हुए कहता है, ओयेन, वह कॉन्ट्रैक्ट अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। इसके बाद वह धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, जब सब कुछ पूरी तरह खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हें दुनिया की सबसे शानदार वेडिंग दूंगा। वह आगे कहता है, मैं तुम्हें चेयरमैन बनकर नहीं बल्कि सिर्फ लांगथान बनकर शादी करना चाहता हूँ। यह कोई बिजनेस डील नहीं होगी, यह पूरी जिंदगी का साथ होगा। यह सुनते ही मेरा पूरा शरीर कांप उठता है। मेरी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। मैं लगातार सिर हिलाते हुए कहता हूँ, मैं तैयार हूँ, चाहे तुम एक आम इंसान हो या लिन ग्रुप के चेयरमैन, मैं हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। जैसे ही मैं यह बात कहता हूँ तभी असिस्टेंट का मैसेज आ जाता है, जिसमें लिखा होता है कि वायरस पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि लामट्रान है और उसके सभी साथियों को भी कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सारे खतरे हमेशा के लिए खत्म हो चुके होते हैं। यह खुशखबरी सुनकर हम दोनों एक दूसरे को गले लगाने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक वार्ड का दरवाजा खुल जाता है, जिस पर लांगथान के पिता अंदर आते हैं। उनका चेहरा अब भी गंभीर होता है, लेकिन पहले जैसी कठोरता काफी कम हो चुकी होती है। वह बेड के पास आते हैं और पहले लांगथान की चोटों को देखते हैं, फिर मेरी तरफ नजर डालते हैं। इसके बाद वह धीरे से कहते हैं, यह लड़का बचपन से ऐसा ही है, जिस चीज को चुन लेता है उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। यह सुनते ही लांगथान तुरंत मेरे सामने खड़ा हो जाता है और दृढ़ आवाज में कहता है, पिताजी, उयेन वही लड़की है जिसे मैंने चुना है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। वह आगे कहता है, पुरानी दुश्मनी हमारी नहीं है, उन गलतियों की सजा हमें नहीं मिलनी चाहिए। यह सुनकर उसके पिता काफी देर तक चुप रहते हैं, फिर वह एक लंबी सांस लेते हैं और आखिरकार सालों पुराना सच बता देते हैं, तुम्हारे दादा और मैं कभी बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन लाम किएन कुओं ने नकली सबूत बनाकर हमारे बीच गलतफहमी पैदा कर दी थी। इसके बाद वह बताते हैं कि उनकी सख्ती और दूरी की असली वजह सिर्फ यह थी कि वह नहीं चाहते थे कि लांगथान भी उन्हीं गलतियों को दोहराए। सच जानने के बाद मेरी आंखें भर आती हैं। मैं धीरे से कहता हूँ, अंकल, उस बात के लिए आपको खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। यह सब लाम किएन कुओं की साजिश थी। जिस पर लांगथान भी आगे बढ़कर कहता है, मैंने जांच करवाई है। लाम किएन कुओं ने सिर्फ परिवारों को अलग नहीं किया था, बल्कि वह लामट्रान है के साथ मिलकर ग्रुप पर कब्जा करने की भी कोशिश कर रहा था। वह आगे कहता है, अब उसके सारे क्राइम के सबूत हमारे पास हैं। उसे जल्द ही उसके कर्मों की सजा मिलेगी, इसलिए कृपया हम पर भरोसा कीजिए।
जब उसके पिता हमारे जुड़े हुए हाथों को देखते हैं तो उनके चेहरे की कठोरता आखिरकार पूरी तरह गायब होने लगती है। वह हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है, अब तुम्हारी जिंदगी का फैसला तुम दोनों खुद करो। यह सुनते ही हमारे दिलों से एक बड़ा बोझ उतर जाता है। इसके बाद मैं खुद हॉस्पिटल में रुककर लांगथान की देखभाल करने का फैसला करता हूँ। उसकी रिकवरी के दौरान हम हर दिन घंटों बातें करते हैं। वह मुझे अपने बचपन की मजेदार कहानियां सुनाता है, जिस पर मैं भी धीरे धीरे अपनी सारी चिंताएं भूलने लगता हूँ। समय के साथ हमारा रिश्ता और भी गहरा होता जाता है। हमारे साथ बिताए हुए दिन प्यार, सुकून और खुशियों से भरने लगते हैं। उधर लंगथान के भेजे हुए लोग लाम किएन कुओ के सारे क्राइम की जांच पूरी कर लेते हैं। उसके फ्रॉड, करप्शन और साजिशों के इतने सबूत मिलते हैं कि वह किसी भी तरह खुद को बचा नहीं पाता। आखिरकार उसे अपने अपराध स्वीकार करने पड़ते हैं। वहीं जेल जाने से पहले लाम वी खास तौर पर मेरे लिए एक अपॉलॉजी लेटर भिजवाती है। जब मैं वह लेटर पढ़ता हूं तो मेरे मन में उसके लिए कोई नफरत नहीं बचती, सिर्फ सुकून और शांति रह जाती है। मैं वह लेटर लानगथान को देते हुए कहता हूँ, सब कुछ खत्म हो चुका है, अब हमें सिर्फ अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। इसके बाद एक खूबसूरत धूप भरे दिन हमारी वेडिंग आखिरकार हो जाती है। चारों तरफ फूल, मुस्कानें और तालियों की गूंज सुनाई देती है। मैं दादाजी का हाथ पकड़कर रेड कारपेट पर धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। सामने खड़ा लांगथान मुझे एकटक देख रहा होता है। उसकी आंखों में सिर्फ प्यार और अपनापन दिखाई देता है, जैसे पूरी दुनिया में उसे सिर्फ मैं ही नजर आ रहा हूँ। फिर रिंग सेरेमनी के दौरान वह मेरा हाथ मजबूती से पकड़ता है और भावुक आवाज में कहता है, तो येन, जिस दिन से यह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज शुरू हुई थी उसी दिन से मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता था। मैंने खुद को कमजोर दिखाया सिर्फ इसलिए ताकि मैं तुम्हारे करीब रह सकूं। मैंने चुपचाप तुम्हारी रक्षा की, हर साजिश की जांच की और हर खतरे को खत्म किया, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज देना चाहता था, एक सुरक्षित, खुश और सुकून भरा भविष्य। आने वाली पूरी जिंदगी में हर दिन के 3 वक्त के खाने से लेकर जिंदगी के हर मौसम तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा और कभी भी तुम्हें छोड़कर दूर नहीं जाऊंगा। लंगथान की